ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने इसको रन किया है। लास्ट टाइम हमने इसको जहाँ से छोड़ा था वहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कॉमन विजेट्स में एक फ़ंक्शन लिखा था इसके हेडर को डिज़ाइन करने के लिए कि किस तरह से हमने इसका हेडर में जो कॉलम है बेसिकली वो हमने कैसे डिज़ाइन करना है। तो ड्राइवर पेज पे आके मैंने कॉलम बनाया था और रो एक ली थी जिसको मैंने स्क्रॉलेबल बना दिया था और उसमें डिफरेंट कॉलम ले लिए थे जिसमें मैंने उसकी कॉलम की जो विड्थ थी वो डिफ़ाइन कर दी थी खुद से। और ये मेरे पास कुछ डेटाबेस में चेंजेस हैं। मैं डेटाबेस भी आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास जो डेटाबेस है अगर मैं उधर आऊँ तो वो किस तरह से है, ये मेरे पास रियल टाइम डेटाबेस है और इसमें डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं। अब उसमें डेटाबेस में किस तरह का डाटा है, इसमें डिफरेंट यूज़र्स का डाटा है, ट्रिप्स का रिक्वेस्ट हैं, ऑनलाइन ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स का डाटा। अभी हम इसको फैच कर रहे हैं ना, ये वाले डाटा हमने फैच करना है अभी कि ड्राइवर्स में डिटेल क्या क्या है। एक तो ये है जो उसका यूनिक आइडेंटिफायर कह लो कि जो की है डॉक्यूमेंट को जो असाइन होती है जब फायरबेस में ऐड होता है, तो ये वो की आ गई, उसके अंदर डॉक्यूमेंट आ गई, यानी बेसिकली ये डॉक्यूमेंट की आईडी आ गई और उसमें डाटा क्या है, ये ब्लॉक स्टेटस है, कार्ड डिटेल है, टोकन है, ईमेल नेम, फ़ोन, फ़ोटो, ये ड्राइवर्स की कुछ डिटेल है और इसी डिटेल को मैंने उधर लिखा हुआ है जिसको मैंने फैच करना है। इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया हुआ है और ये हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमने ये करना है, अगर हम इस पे जाएं, सॉरी ये एंड्रॉयड स्टूडियो है और इधर से ओके। अब हमें इस जगह पे डिज़ाइन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इस तरह का डाटा जो फायरबेस से लोड होके हमारे पास है रियल टाइम डाटाबेस से, तो उसके लिए अगर उसमें कोई चेंजेस वगैरह होते हैं वो हमारे इस टेबल में चेंजेस वगैरह हो, उसके लिए हमने यूज़ करना है स्ट्रीम बिल्डर को। ठीक है, स्ट्रीम बिल्डर को यूज़ करना, उसमें ये सारा डिटेल वगैरह फैच करनी है और इस जगह पे उसको एज ए लिस्ट कह लो, आप इसको रो कह लो, हम इसको शो करवा लेते हैं। हम इसको कह देते हैं लिस्ट है, यहाँ मेरी रो हो जाएगी जिसमें वो टेबल आ जाएगा सारा, डेटाबेस से एक एक रिकॉर्ड को फैच करेंगे। फिर इस चीज़ को डिज़ाइन करना है हमने। अब इसके लिए मैं पहले तो जिस तरह ये बनाया है ना, ये स्ट्रीम बिल्डर इधर नहीं सॉरी बनेगा, ये बनेगा इस जगह पे ड्राइवर पेज पे जहाँ पे ये आपने बॉर्डर बनाया है ना, ये वाला कॉलम जहाँ पे बना हुआ है। अगर मैं इधर ही आ जाऊँ दोबारा से, ठीक है, ये बना ड्राइवर्स पेज पे। अब यहाँ पे ड्राइवर आईडी है, अब इस जगह पे ड्राइवर की वो वाली आईडी फैच करके हमने दिखानी है, उसकी इमेज जो डाटाबेस में यूआरएल पड़ा हुआ है उसको शो करवाना है, नेम उसका आ जाएगा, उसकी कार की डिटेल आ जाएगी, उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, उसकी टोटल अर्निंग आ जाएगी, उसके एक्शन यानी ब्लॉक या अप्रूव करने का या डिलीट करने का एक्शन हमने इसको देना है। ठीक है, ये काम हमने इधर करने हैं। अब इसके लिए जिस तरह हमने ये कॉलम बनाया है हेडर के लिए, इसी तरह डाटा के लिए भी कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, डाटा के लिए कॉलम किस तरह से बनेगा वो हम इधर बना लेते हैं। डाटा के लिए फॉर एग्जांपल हमें डाटे में क्या चीज़ चाहिए, विजेट ही होगा ना जो रिटर्न होगा। हम इसको कह देते हैं ये, अगर ये था हमारे पास हेडर कंटेनर तो हम इसको कह देते हैं ये डाटा कंटेनर है। ठीक है, इसमें भी विड्थ रिक्वायर्ड कर देते हैं एंड और उसी तरह नेम द पैरामीटर्स के साथ करते हैं। ठीक है, ये और अब इसमें क्या हुआ है, सॉरी अंडरस्टैंड, यहाँ पे वो डेड कोड इसको क्यों कह रहा है, क्योंकि हम इसके अंदर लिख रहे हैं रिटर्न के बाद कोई भी चीज़ आप लिखोगे तो वो डेड कोड ही कंसीडर होगी ना। तो आपने इस फंक्शन की पैरेंथेसिस से बाहर आना है। ये फंक्शन की जो जहाँ भी ये फंक्शन एंड हो रहा है ना, हेडर कंटेनर वाला ये फंक्शन एंड हुआ, इधर से बाहर आना है आपने, इधर आके फिर ये फंक्शन लिखना है कि विजेट रिटर्न करेगा किस टाइप की, ये आ गया हमने। अब ये फंक्शन वैलिड होगा। ओके, अब इसमें भी हमें इसी तरह से कॉलम चाहिए और टाइटल चाहिए कोई इस तरह से। अब इस तरह से अब इस जगह पे उसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि उसमें तो टाइटल था, उसमें हमारे पास क्या था, उसमें टाइटल था। इसको मिनिमाइज करता हूँ, रुकिएगा। ठीक है, अब उसमें हमारे पास था टाइटल।
हेडर कंटेनर में। इस केस में हमारे पास डाटा जब शो करवाना है, डाटा तो कभी स्ट्रिंग में भी आ सकता है, कभी जिस तरह हमारे पास इमेज आ सकती है, कभी इस तरह कोई और चीज़ भी आ सकती है। तो हमने अब क्या करना है, अब इस जगह पे रिटर्न करवानी है विजेट। हम इसको कहेंगे कि विजेट है हमारे पास, और विजेट रिटर्न करेगा, कोई भी विजेट हो सकता है, आप इसको नाम अभी मैं इस विजेट ही रख सकता हूँ। ठीक है, ये दो काम इसने करने हैं, इसके पैरामीटर में हमें पास करने हैं। ठीक है, अब इसकी जो कॉलम विड्थ होगी वही हेडर की जितनी होगी वही आप इधर पास करोगे। ठीक है, अब इधर मैं इसको लिख देता हूँ कि रिटर्न करेगा कंटेनर आ जाएगा, उसमें सिंपली हम इतनी ज़्यादा उस पर डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने कंटेंट लिख के डेटाबेस से फेच करके दिखाना है। तो उसमें विड्थ जो होगी उसकी, ये वाली जो कॉलम विड्थ होगी ये आ जाएगी। हाइट उसकी करते हैं और थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, हाइट इसकी 100 या 70 पिक्सल लेना चाहते हैं टेबल में। फिर आ जाते हैं, या अपनी रिक्वायरमेंट की बेस पे आप कर सकते हो इसको चेंज। फिर आ जाओ आगे, इस पे ये आ गई हाइट इसकी फिक्स होगी। फिर इसमें अलाइनमेंट जो है वो हम सेंटर में कर देते हैं। फिर हमने क्या करना है, इसमें डेकोरेशन में आके बॉक्स डेकोरेशन में चले जाते हैं, इसको बॉर्डर लगा देते हैं हर तरफ से ग्रे कलर का। ठीक है, ये काम किया है। और अब क्या करते हैं, इसके चाइल्ड में हम अपनी जो विजेट है वो शो करवानी है, और विजेट इस तरह से शो करवानी है कि वो इसकी साइडों पे ना लग रही हो। तो इसको पैडिंग से रैप कर लेते हैं, और पैडिंग में इसको पैडिंग दे देते हैं एज इनसाइड से डॉट सिमेट्रिक से हम इसको हॉरिजॉन्टली पैडिंग दे देते हैं 8.0। ठीक है, इतनी सी पैडिंग इसको मिल जाए ताकि ये एजेस के साथ ना लगे उसके। ठीक है, और रिटर्न क्या करवाना है, इधर जो विजेट हमारा होगा वो आ जाएगा इस पैडिंग के अंदर। इसके चाइल्ड के अंदर हमने अपना विजेट रिटर्न करवा लेना। चाइल्ड में आता हूँ मैं, और ये मेरे पास जो विजेट इसको पास किया जाएगा, कभी मैं इमेज के लिए पास कर दूंगा, कभी उसके लिए पास कर दूंगा। तो ये यहाँ पे ये विजेट रिटर्न हो जाएगा, इसके चाइल्ड में विजेट आ जाएगा। किधर गया है विजेट हमारा, ये वाला जो विजेट है ये हमने इधर लिख दिया कि ये आएगा इधर चाइल्ड में। इधर एरर क्यों आ रहा है रिमूव कॉस्ट। ओके, कौन सा आपको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि अब ये चेंज हो रहा है। ठीक है, पैडिंग के साथ अब ये आ गया, ये हमारा डाटा कंटेनर है। अब इसी तरह का कंटेनर बनाएंगे और उसमें ये सारी चीज़ें शो करवाएंगे। पहले तो फैच करना पड़ेगा, फैच करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस चीज़ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे ये जो शो हो रहा है हमें, ये जो शो हो रहा है हमें किधर गया है ये। अब इसमें देखें कि इस जगह पे हमें ये तो हमने शो करवा लेंगे। अब इसको पहले फैच करना है डेटाबेस से। डेटाबेस से फैच करने के लिए हमें फायरबेस का या बैकएंड के रिलेटेड कोड लिखना पड़ेगा, वो लिखते हैं। और उसमें हमने इसको रियल टाइम में स्ट्रीम बिल्डर से इसको फैच करते हैं और यहाँ पे ये सारी डिज़ाइनिंग करते हैं इसकी। लेकिन शो किस में करवाना है, ये सारा कुछ इसी एक डेटा कंटेनर में। ठीक है, ताकि ये कॉलम के साथ हमारे मैच में रहे। अब उसको इधर भी बनाया जा सकता है, डेफिनेटली यूज़ तो इधर करना है ना, वो डाटा का जो आएगा हमारे पास यूज़ तो इधर करना है। लेकिन मैं उसको सेपरेट विजेट बना के साइड में किसी जगह पे बना देता हूँ। आप इसको ऐसे कह लेंगे, मैं इधर आके एक बना देता हूँ कि ये मेरे पास डायरेक्टरी है और इसमें मैं कह देता हूँ ये कुछ इसको कह लो कि विजेट्स हैं, कॉमन विजेट्स में ही बना देता हूँ। ठीक है, कॉमन विजेट्स वैसे थ्रू आउट द ऐप यूज़ होने, तो इसने सिर्फ इस पेज पे यूज़ होना। तो अगर क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो करें तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि इसको अलग से फीचर फर्स्ट अगर अप्रोच होती तो हम ड्राइवर्स की का फीचर रखते और उसके अंदर उसके कुछ विजेट्स होते और जो भी उसके रेलिवेंट चीज़ें होती उसके अंदर बनती। अभी के लिए हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे तो हम इधर कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक न्यू डायरेक्टरी में बना देता हूँ विजेट्स की। ठीक है, और उसमें आके हम एक विजेट बना देते हैं और उसको कह देते हैं ये है हमारे पास
ड्राइवर्स डाटा कह सकते हो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, या ड्राइवर डाटा लिस्ट कह सकते हो, कोई भी इसका नाम रख सकते हो। मैं इसको कह देता हूँ कि ये ड्राइवर्स सॉलिड आर्ट की फाइल है। हम नेमिंग कन्वेंशन में इसकी लोअर कैमल केस ही रखना चाहिए, बल्कि लोअर केस ही रखना चाहिए, ड्राइवर्स डाटा। ठीक है, ये मैंने इसका नाम रख दिया है फाइल का। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर इसको फैच कर लेते हैं। हमने मटीरियल इंपोर्ट कर लिया है। और अच्छा, अब उससे फैच करने से पहले अब फायर बेस इसमें इन्वॉल्व होने लगी। फायर बेस जब इसमें इन्वॉल्व होगी, हमें फायर बेस के पैकेजेस वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। मैं उनको यूज़ कर लेता हूँ कि फायर बेस की इंटीग्रेशन अब इस जगह पे इन्वॉल्व होने लगी कि फायर बेस को कैसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने पास pub.dev पे। वहाँ पे जाएंगे, हम कुछ पैकेजेस अपने देखेंगे, उनको pubspec.yaml फाइल में डिक्लेयर कर देंगे। इस तरह फायरबेस की इंटीग्रेशन के लिए हमें फायरबेस का कोर पैकेज चाहिए होता है। इनको pubspec.yaml फाइल में भी आप रजिस्टर कर सकते हो। और ये आ गया। और हमें ऑथेंटिकेशन अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा, क्लाउड फायर स्टोर नहीं यूज़ कर रहा। फायरबेस डेटाबेस का एक होगा, क्योंकि मैं रियल टाइम डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा इधर। ओके, यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। यूआई डेटाबेस नहीं, ये वाला फायरबेस डेटाबेस, ये पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। कोर को यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी इसके रेलिवेंट है वो सारे आपने pubspec.yaml फाइल में आके इनको डिक्लेयर कर देना है, डिपेंडेंसीज ऐड कर देनी है इसकी। अब मुझे चाहिए, जिस तरह मैंने स्कैफोल्ड यूज़ किया था, तो स्कैफोल्ड के लिए मैंने एडमिन स्कैफोल्ड वाली डिपेंडेंसी ऐड की थी। अब इसके लिए फायरबेस स्टोरेज कह रहा हूँ, फायरबेस डेटाबेस और ऑथ के दोनों यूज़ कर देना। अब उसके डिफरेंट वे हैं। एक तो यहाँ से आप कॉपी कर लो, इसको डिक्लेयर कर दो, एक इधर से इसको ले चलो, या आप इंस्टॉलिंग पे जाके इधर से ये वाली कमांड कॉपी कर लो और इसको अपने प्रोजेक्ट में आके रन कर लो। किधर गया है हमारे पास टर्मिनल, और उसमें आप ऐड कर दो कि ये हमने हमारे प्रोजेक्ट में फायरबेस डेटाबेस का पैकेज ऐड करो। तो इधर से हमें वो सारे फंक्शन वगैरह मिलेंगे इसके रेलिवेंट। ये ऐड हुई। फिर हमें और क्या चाहिए, इसमें दूसरा पैकेज कौन सा था, फायरबेस कोर का, ये चाहिए। हम इस पे आ जाते हैं, इंस्टॉलिंग पे आके ये मैंने फायरबेस कोर का पैकेज ऐड कर दिया है। इसके भी इधर ऐड कर देता हूँ। ये ऐड हुआ है। तो आप अगर अपनी फाइल को देखेंगे, फाइल pubspec.yaml फाइल को, तो उसमें ये आपको शो होंगे। ठीक है, जिधर आपकी नॉर्मल डिपेंडेंसी थी, तो ये दो आ गई। ये दो हमें रिक्वायर्ड थे। अब पब गेट कर लें और उसके बाद अगर इसको क्लोज कर देते हैं, फ़िलहाल दोबारा से चला लेंगे। ओके, अब वो पैकेज हो गए। अब इस प्रोजेक्ट में पैकेज इंक्लूड करने से फायरबेस इंटीग्रेट नहीं हो जाती। फायरबेस की इंटीग्रेशन अब में दो वे, मैनुअल भी है और एक है कमांड लाइन इंटरफेस वाला। तो CLI वाले मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हम भी उसके साथ ही करते हैं। अब उसके साथ क्या करना है कि अगर आपने उसके इंटीग्रेट करना है तो आपको जाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में, जहाँ पे डेटाबेस में पड़ा हुआ है। आपका प्रोजेक्ट किधर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। तो मैं इस पे आता हूँ, होम पे आ जाता हूँ, शुरू से ही बता देते हैं। ऐड करता हूँ, फ्लटर ऐप ऐड करता हूँ। तो ये अगर आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस सेटअप नहीं है तो आपने क्या करना है, फायरबेस इसको सेटअप करने के लिए पहले नोड चाहिए। आपके पास नोड होगा, फिर फायरबेस टूल्स इंस्टॉल करोगे। टूल्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, उसके लिए कमांड आपको npm में आके ये वाली कमांड रन करनी पड़ेगी, npm इंस्टॉल -g फायरबेस टूल्स। ये जब फायरबेस टूल्स आपके पास आ जाएंगे तो फिर उसमें से आपने ये कमांड रन करनी, फायरबेस लॉगिन की। ठीक है, वो मेरे पास नोड है तो मैं फायरबेस लॉगिन की कमांड रन करता हूँ, और जिस ईमेल पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उससे आपने लॉगिन कर लेना। तो मैं ऐसे करता हूँ, इधर आता हूँ, CMD ओपन कर लेता हूँ और इधर कमांड रन कर देता हूँ फायरबेस लॉगिन की। ठीक है, मैं इसको यस कर देता हूँ। अब ये
इस वेबसाइट पे लेके आ रहा है मुझे अपनी टैब पे। ये यूआरएल कॉपी करता हूँ, इधर आ जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं और इधर आके मैं इधर इसको रन कर देता हूँ। अब अपनी ईमेल से मैं इसको साइन इन कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देते हैं। ओके ठीक है, ये अभी कमांड लाइन इंटरफेस इंस्टॉल हुआ और उसमें हमने लॉगिन किया। ये हमें बता रहा है आपने अपनी जो ईमेल है उससे लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, अब आप कमांड रन कर सकते हो। अब कमांड कौन सी हैं, एक तो प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी पे है, एक ग्लोबली है। ग्लोबल क्या करना है, आपने फ्लटर फायर के कमांड लाइन इंटरफेस को एक्टिवेट करना है पहले, ठीक है। किधर गई ऑल्ट टैब, ओके। उसको एक्टिवेट कैसे करना है, इधर दो कमांड लिखी हुई हैं कि डॉट पब ग्लोबल एक्टिवेट फ्लटर फायर CLI। तो फ्लटर फायर का कमांड लाइन इंटरफेस उसको एक्टिवेट करो। एक्टिवेट होने के बाद ये प्रोजेक्ट में आगे हमने रन कर देनी है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक्टिवेट कर लेते हैं इसको पहले। ये हमने एक्टिवेट कर लिया। अच्छा वो पहले से ही एक्टिव है, ये देखिए वो हमें कह रहा है CLI इज़ करंटली एक्टिव है वर्जन 1। तो कोई बात नहीं है, हमने पहले से इसको रन किया हुआ है। तो जब से इसको फायरबेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं तब से हुआ है। अच्छा अब इस प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने ये कमांड कॉपी करनी है, इसको प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में रन करना है। रूट डायरेक्टरी में रन करने से क्या होगा कि ये फिर कमांड इसकी इंटीग्रेशन करेगा और फायरबेस ऑप्शंस की फ़ाइल आपको मिल जाएगी। जब वो फाइल आपको मिल जाएगी तो फिर आप फायरबेस की इंटीग्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। गूगल जेसन की फ़ाइल भी आपके पास बना देगा। फिर आपने क्या करना है कि फ्लटर विजेट बाइंडिंग वाला कोड लिखोगे मेन में, और मेन में फायरबेस का इनिशियलाइज ऐप कर दोगे। इनिशियलाइज ऐप में आप करंट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर हम अकेला वेब के साथ बना रहे हैं, अकेली वेब के साथ भी इंटीग्रेशन हो सकती है। ओके अब इसको क्या करते हैं हम, इसकी रूट डायरेक्टरी प्रोजेक्ट ही होती है ये वाली। जब आप टर्मिनल ओपन करते हैं ना तो ये प्रोजेक्ट किस जगह पर, सी यूज़र एक्सेस बेरी स्टूडियो प्रोजेक्ट, ये बेरी एडमिन पैनल, इस जगह पे ये है प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी। इसमें आपने कौन सी कमांड रन करनी है एक्टिवेट करने के बाद वो बता रहा है आपको। यहाँ पे हमारे पास है प्रोजेक्ट के रेलिवेंट कमांड है, वो रन कर देनी है ये वाली, ठीक है। ये वाली कमांड हमने रन कर दी, अभी नहीं की, कॉपी की है। अब ये करेगी क्या, दिस ऑटोमेटिकली जनरेट्स योर पर प्लेटफॉर्म एप्स विद फायरबेस एंड एड्स अ लिब में क्या ऐड करेगा, फायरबेस ऑप्शंस डॉट डॉट की फाइल ऐड कर देगा, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, जब तक ये चल रहा है मैं रिकॉर्डिंग को पास कर लेता हूँ जब तक ये चल रहा है, ताकि जल्दी चल जाएगी। ये फाइल अभी तक चल रही है तो एग्जीक्यूट, अब ये देखें एक्टिवेट हो गया और ये फ्लटर फायर का जो कह रहा है कमांड लाइन इंटरफेस एक्टिवेट हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं, हम उधर आ जाते हैं दोबारा से अपने पास। इस प्रोजेक्ट में ये रूट डायरेक्टरी है, इधर वो वाली कमांड रन कर देते हैं, फ्लटर फायर कॉन्फ़िगर, और ये वाला प्रोजेक्ट की कमांड रन कर देते हैं। तो होपफुली ये इसको इंटीग्रेट कर देगा हमारे प्रोजेक्ट को, एंड्रॉयड स्टूडियो वाले प्रोजेक्ट को जो फायरबेस पे प्रोजेक्ट बना है उसके साथ, ताकि हम फिर उसके डेटाबेस के ऑपरेशन रन कर सकें। अब वो पूछ रहा है कि आपने अगर इसको रन करना है, ये वीडियो किधर चली गई है, ओके। अब ये पूछ रहा है कि किस प्लेटफॉर्म पर रन करना है, तो हम इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं ये सारे प्लेटफॉर्म, जैसे कि एंड्रॉयड, iOS, macOS, वेब, विंडोज़। अब ये वेब के लिए करना है तो वेब को सिलेक्ट किया, अनचेक करने के लिए स्पेस आप प्रेस करोगे, चेक करने के लिए भी स्पेस, लेकिन मैं वेब पे करके इसको एंटर कर देता हूँ, इसको कॉन्फ़िगर कर दो। अब जब कॉन्फ़िगर होगा तो यहाँ पे हमारे पास लिब में एक फ़ाइल आ जाएगी फायरबेस ऑप्शंस के नाम से, ठीक है। देखो वो अगर वेब के लिए रजिस्टर होगी, ये आईडी बन गई वेब के लिए, और ये इतना सा काम है इंटीग्रेशन। तो ये देखें अब हमारे पास ऑप्शंस की फ़ाइल बन गई ये वाले डिफ़ॉल्ट प्लेटफॉर्म के लिए। उसने बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्शन थ्रो करवाई है और इस पे उसने कीज़ वगैरह जो हमारी प्रोजेक्ट की हैं वो दे दी। ओके अब हमने क्या करना है, अब जब ये प्रोजेक्ट रन करना है, मीन से जहाँ से रन हो रहा है ये प्रोजेक्ट, अगर मैं इसको फ्लटर डेमो को ख़त्म करूँ, इसको कह देते हैं टाइटल देते हैं,
फ्लटर एडमिन पैनल लिख रहा हूँ। ओके, अब इस जगह पे इसको एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि विजेट फ्लटर बाइंडिंग में इंश्योर इनिशियलाइज वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि फायर बेस जो आपने इंटीग्रेट की हुई है उसमें से डॉट इनिशियलाइज ऐप का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इस फंक्शन में आपको ऑप्शन में जाके आपको डिफ़ॉल्ट फायर बेस ऑप्शन डिफ़ॉल्ट फायर बेस ऑप्शन ये लिखोगे ना, ये फाइल, ये देखें ऑप्शन फायर बेस ऑप्शन वाली फाइल खुद ही इंक्लूड हो जाएगी ऊपर, ये देखो होगी इंक्लूड। उसमें आपने क्या करना है, करंट प्लेटफॉर्म सेट कर दें, या वेब के लिए इधर भी लिखी जा सकती है, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, अब इसमें क्या हो गया है, फायर बेस इंटीग्रेट हो जाएगी। जब ये चलेगा फायर बेस इंटीग्रेट हो जाएगी और हम इसमें अब चेंजेस कर सकते हैं या कमांड्स वगैरह जो हैं वो रन कर सकते हैं। तो मैं डाटे वाले पेज पे आता हूँ जहाँ पे ड्राइवर का डाटा लोड करना। ठीक है, इंपोर्ट कर रहा था मैं इस जगह पे मटेरियल को और यूआई बनाने लगा थे। अब हमने इस जगह पे इंपोर्ट कर लेना, साथ में आपने जो हमारे पास विजेट्स थी कौन सी कस्टम विजेट्स में वो साथ खुद ही हो जाएगी। ओके, अब आते हैं इस पे स्टेटफुल विजेट मैं एक बना लेता हूँ, उसको कहता हूँ ये ड्राइवर्स डाटा है। ठीक है, ड्राइवर्स डाटा है और इसमें आपने शो क्या करवाना। अब हमने इसमें सिंपली स्कैफोल्ड इसलिए नहीं रिटर्न करवा रही, इधर इधर शो होना है, ये तो स्कैफोल्ड ऑलरेडी है, ये को लगा हुआ है, तो हमने इधर डाटा ही शो करवाना है। तो जो चीज़ शो करवानी है उसका सीधा सीधा नाम लिखते हैं कि हमें चाहिए स्ट्रीम बिल्डर, जिसमें सारे चेंजेस वगैरह हम देख सकें। और स्ट्रीम बिल्डर जो होता है उसमें 2 रिक्वायर्ड पैरामीटर। ठीक है, बिल्डर जिस जो यूआई पे जो चीज़ चाहिए जाहिर बात है बिल्डर वाले फंक्शन कॉल से आएगी आपके पास। स्ट्रीम है कि वो रियल टाइम चेंजेस से आपको अब स्ट्रीम ही इसको पास करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रीम हमने कौन सी पास करनी है, उसके लिए मुझे पहले डेटाबेस में से एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा अपने पास ड्राइवर की कलेक्शन का। ठीक है, अब ये मेरे पास कलेक्शन में तो नहीं पड़ा हुआ, ये रेफरेंस में कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका रेफरेंस मुझे इधर देना पड़ेगा। ठीक है, इधर मुझे इसका रेफरेंस देना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ इस पे, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ। ओके, अब ये आगे जाऊँगा वही कमांड जो मैंने लिखी है उनका ही बताएगा कि यहाँ पे ये रन कर देनी है तो इंटीग्रेट हो जाएगी। खैर, इंटीग्रेशन होने के बाद आप आते हैं रियल टाइम डेटाबेस पे आते हैं और इसमें क्या है, अब ये देखो ड्राइवर्स हैं, ये डिटेल है ड्राइवर्स की। ठीक है, लेकिन इस ये वाली जो हिस्सा है इसका रेफरेंस उधर देना पड़ेगा। फिर इस पे पॉइंट करेंगे और इसके चेंजेस वगैरह देखेंगे। इसकी स्ट्रीम देनी है कि इसमें कोई चेंज होता है तो तब उसको बताए। ठीक है, तो हमने इधर क्या करना है, अब आते हैं इधर सबसे पहले तो रेफरेंस बनाना है आपने। ठीक है, रेफरेंस कैसे बनेगा, आप एक फाइनल से रेफरेंस बना देता हूँ, इसको कह देते हैं कि ये ड्राइवर्स रेफरेंस है। ठीक है, मैं इसका नाम लंबा ही लिखता हूँ ताकि समझ में रहे। डेटाबेस, ठीक है, ड्राइवर का रेफरेंस है डेटाबेस में से। इस रेफरेंस के साथ ही सारे आपने काम करने हैं। वो बनेगा कैसे, आपको फायरबेस डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा। ये डेटाबेस किधर से आ रहा है, ये वो वाला पैकेज जो अभी इंपोर्ट किया ये इधर आ गया है। अगर इसको ख़त्म कर दोगे तो इधर एरर ही आता रहेगा। अब इसके साथ आपने इसकी इंस्टेंस बनाएंगे, इंस्टेंस के साथ डॉट लगाएंगे, फायर उसकी डेटाबेस। अच्छा, इसकी इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डेटाबेस में से जो हमारी डेटाबेस बनी हुई है, ठीक है, फायरबेस डेटाबेस, उसमें से हमें रेफरेंस चाहिए अपने पास कलेक्शन का। अब देखें इस जगह पे आप उस क्लास के अंदर कोई चीज़ एक्सेस करनी है, उसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर एक्सेस नहीं हो सकती। जिस तरह ये कॉमन विजेट्स थी, ये किस चीज़ का है, कॉमन विजेट्स हमारी क्लास थी, उसका ये एक इंस्टेंस है या ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बगैर हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो इधर भी जब आपने उस डेटाबेस में एक्सेस करनी है तो उस क्लास की इंस्टेंस आपने बनानी पहले, फिर उसके अंदर चीज़ें एक्सेस कर सकोगे। जैसे हम लिखते हैं फायरबेस डेटाबेस डॉट इंस्टेंस डॉट, ठीक है, इंस्टेंस बनी। अब इसमें रेफरेंस आ जाएगा, वो आपसे पूछ रहा है रेफरेंस। अब रेफरेंस में आपने बता देना है इसमें किस तरह से बना हुआ है। पहले ये देखो,
ठीक है। रेफरेंस में ये आ गया, रेफरेंस इधर तक आ गया। अब उसके चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड में ये ड्राइवर्स है, ये ऑनलाइन ड्राइवर्स हैं, ट्रिपल रिटर्न यूज़र्स हैं। तो आपने इस जगह पे रेफरेंस में आके रेफरेंस डॉट चाइल्ड लिखेंगे, चाइल्ड में आके आपने इसका पाथ इधर देना है, इसको जो उधर नेम होगा उसका, ये है ड्राइवर्स, तो ये ही नेम आप दिया जाएगा। ये देखें, ये है उसका रेफरेंस, रेफरेंस के बाद ये चाइल्ड है ड्राइवर्स वाला, ठीक है। अगर आप बैक जाते हो तो चाइल्ड इसके और भी हैं, ऑनलाइन ड्राइवर्स हैं, ट्रिप रिक्वेस्ट हैं, यूज़र्स हैं। तो ये इस चाइल्ड का पाथ देना है, तो ये एग्जैक्ट स्पेलिंग आपके सेम होने चाहिए। ड्राइवर्स ये आ गया। अब ये बन गया है ड्राइवर्स का डेटाबेस में रेफरेंस, ठीक है। अब इस रेफरेंस से हमें क्या चाहिए, स्ट्रीम चाहिए कि जो रियल टाइम पे चेंजेस वगैरह हो रहे हैं वो हमें पता चले। उसके लिए हमें फायरबेस में फंक्शन मिल जाता है ऑन वैल्यू का। ऑन वैल्यू के फंक्शन को कॉल करेंगे, वो क्या करता है कि स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स को इमिट कर देता है। जब भी डेटाबेस में आपके पास ये जो पर्टिकुलर रेफरेंस आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसमें कोई चेंज होता है, तो वो क्या करता है कि इमिट कर देता है इवेंट्स की स्ट्रीम को। वो स्ट्रीम इसमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब हम उसको कैसे लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे ड्राइवर्स डेटाबेस रेफरेंस डॉट ऑन वैल्यू का फंक्शन कॉल कर देंगे, ये वाला। ये देखिए स्ट्रीम है किसकी, डेटाबेस इवेंट्स की, ठीक है। ये हमने इधर पास कर दिया। ये जब भी इसमें कोई चेंज वगैरह आएगा यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। अब हमने बिल्डर में क्या करना है, बिल्डर में हम इसकी हैंडलिंग कर सकते हैं कि अगर डेटाबेस में कोई एरर आ गया है इसको फेचिंग करते वक्त, तो आपने क्या करना है, हमें कंडीशनिंग करनी पड़ेगी कि इफ़ अगर हमारे पास जो स्नैपशॉट डॉट डाटा है, ठीक है, स्नैपशॉट डॉट डाटा, या आप लिखो स्नैपशॉट डाटा आ जाएगा, इधर से वैसे भी आ सकता है, ठीक है। ये स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर, ठीक है, ये हमने कॉल कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये बूलियन है कि अगर एरर आ जाता है, हैज़ एरर ट्रू हो जाता है, तो फिर क्या करें, फिर हमने यूआई पे ये थोड़ी शो करवाना है कि इधर हमने यूआई पे फिर अपने पास ये शो करवाना है कि अब हम फेच नहीं कर सके, एरर आ गया, ठीक है। हम यूआई पे कोई बॉक्स वगैरह फिर नहीं शो करवाएंगे, इस जगह पे मैसेज शो करवाएंगे। फिर मैसेज कैसे शो करवाना है, आप रिटर्न करवाएंगे, हम टेक्स्ट पर रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न में लिख देते हैं कि ऑकवर्ड, ठीक है, कि हमारे पास एरर आ गया है कि अगर हमने फैच नहीं किया तो ट्राई लेटर, या इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हो। ये आ गया हमारे पास। ये तो वो केस है ना कि अगर एरर आता है हमारे पास, ठीक है। अब इसको शो किधर करवाना है, आप इसको भी सेंटर में रैप कर सकते हो कि सेंटर में शो हो जाए, और साथ इसके कॉन्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये केस है एरर वाला। अब अगर एरर नहीं आता फॉर एग्जांपल, फिर अगर तो लोड हो रहा है तो फिर आप स्नैपशॉट से देख सकते हो, स्नैपशॉट डॉट, ठीक है, कनेक्शन स्टेट इसकी देख सकते हो। अब कनेक्शन स्टेट में भी डिफरेंट वेरिएंट हमें मिल जाते हैं। अगर वो वेटिंग पे है, ठीक है, वेटिंग पे है, तो हमने क्या करना है, कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग पे है। अगर तो वो वेटिंग पे, फिर हमें इधर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवाना है, तो मैं रिटर्न करवा देता हूँ सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर्स, वो भी सेंटर में शो करवा देते हैं। सेंटर विजेट को यूज़ करते हैं और उसमें हम शो करवा देते हैं चाइल्ड में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ओके, ये आ गया। ये आएगा अगर तो कनेक्शन स्टेट वेटिंग पे है। एक केस हमने लिखा है कि अगर एरर आ गया ये वाला काम हो जाए, अगर कनेक्शन स्टेट वेटिंग पे है तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो हो जाए, जो कि वो सर्कल घूम रहा होगा। फिर अगर इन सब में से कोई केस नहीं चलता, फिर क्या होगा हमारे पास, फिर हमारे पास डाटा आएगा। फिर आपके पास डाटा आएगा, डाटे को आपने सबसे पहले उससे कोई मैप वगैरह बना लेते हैं।